नमस्कार दोस्तों। यूपी में क्या होने वाला है? यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ रहने वाले हैं या जाने वाले हैं? यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मोदी और शाह की क्या इतनी तनातनी हो गई है कि बात खराब हो गई है? क्या योगी मोदी और शाह की कोई बात नहीं मान रहे हैं, या मोदी और शाह कुछ ऐसी चीज चाह रहे हैं, या केंद्रीय माफ करें यूपी के मंत्रिमंडल में ऐसा फेरबदल चाह रहे हैं जो योगी नहीं मान रहे? या मोदी के खासम खास अरविंद शर्मा को मोदी योगी की कैबिनेट में जो जगह दिलाना चाह रहे हैं, जो मंत्रालय दिलाना चाह रहे हैं, योगी उस पर तैयार नहीं हो रहे हैं? ऐसे कई सवाल लगातार हैं, लेकिन इन सवालों के बीच आज बीजेपी के प्रभारी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह यूपी में राज्यपाल आनंदीबेन से मिले और स्पीकर से मिले। पहले सुबह 11 बजे जब राज्यपाल से मिलने के बाद उन्होंने राज्यपाल को एक लिफाफा दिया। उसके बाद बाहर जब मीडिया से मिले तो उन्होंने कहा कि यूपी में योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, फेरबदल की कोई संभावना नहीं है। एक तरह से उनकी बात, इशारों में उनका मतलब यही था। बल्कि कहें साफ साफ उन्होंने योगी की और उनकी शैली की तारीफ की और कहा कि देश में यूपी सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर स्पीकर से 3 बजे मिले। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी नेता, बीजेपी के यूपी प्रभारी राज्यपाल से मिलकर अगर लिफाफा देते हैं, उस लिफाफे में क्या है? क्यों स्पीकर से मिलते हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब योगी को लेकर, योगी से मोदी और शाह की तनातनी को लेकर, या संगठन में फेरबदल, या योगी सरकार की कार्यशैली पर मोदी और शाह की नाराजगी को लेकर कई तरह की खबरें बीते 2 सप्ताह से चल रही हैं। और इन खबरों के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का लखनऊ में जाना, बीएल संतोष का यूपी में उप मुख्यमंत्रियों से मिलना, मंत्रियों से मिलना, फीडबैक लेना, जेपी नड्डा का आज दिल्ली में राज्यों के नेताओं से मिलना, और इन सब के बीच कई तरह के कयास, और ये भी कि योगी नाराज हैं इस बार और मनाने की कोशिश योगी को हो रही है। तो वो सब क्या वजह है, इसी को समझने के लिए, और सबसे बड़ी वजह आज की मिस्ट्री वो लिफाफा है। अगर वाकई लिफाफा दिया गया, लिफाफा अगर दिया भी जाता है तो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा सकता था, किसी विस्तार की बात होती तो भी मुख्यमंत्री की तरफ से नाम होता, लेकिन पार्टी के प्रभारी जाकर लिफाफा दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। एक विजय त्रिवेदी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, टेलीविजन चैनल में वर्षों तक रहे, प्रिंट में रहे, और खास बात यह है कि उन्होंने यदा यदा ही योगी की जीवनी पर और उनके राजनीतिक सफर पर एक अच्छी किताब लिखी है, काफी रिसर्च के साथ, जिसमें योगी की पूरी पृष्ठभूमि है, हिंदू वाहिनी की, योगी के सफर एक नेता के तौर पर, महंत के तौर पर, सांसद के तौर पर, और मुख्यमंत्री बनने तक, और हाल के दिनों तक 2018 तक किताब में लिखा है। इसलिए विजय त्रिवेदी से जरा समझेंगे कि योगी क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है, थोड़े विश्लेषण के नजरिए से। लखनऊ से शरद प्रधान है, वरिष्ठ पत्रकार, और लगातार आप उनको टेलीविजन चैनलों पर देखते होंगे, और लखनऊ से उनसे हम समझेंगे लिफाफे का क्या मतलब है, और ये 20 दिन 15 दिन से अगर चल रहा है और बात किसी अंजाम पर नहीं पहुंची तो उसका क्या मतलब है। अशोक वानखेड़े फायर ब्रांड डिबेटर हैं, चैनलों पर आपने देखा होगा, खुलकर बोलते हैं, दहाड़कर बोलते हैं, उनसे भी समझेंगे, और थोड़ी मैं भी ज्ञानवर्धन करूंगा और दर्शक भी हमारे साथ। सबसे पहला सवाल आपसे ही, लखनऊ में शरद प्रधान जी। हाँ। मैंने आज जो खबरें देखी सुनी चैनल पर, वेबसाइट पर, क्या मतलब लगता है कि यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह आनंदीबेन पटेल राज्यपाल को लिफाफा देते हैं और बाहर निकलकर कहते हैं योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और संगठन भी यूपी का देश में सबसे अच्छा काम कर रहा है? वैसे तो अजीत, ऐसा है कि जब जब इस तरीके की प्रक्रियाएं देखी हमने बरसों में, कि जब कोई बड़ा नेता, हाई कमांड जिसे पार्टी हाई कमांड कहते हैं, वहां से भेजा हुआ कोई नेता आता है और वो अपनी जो है वो बताता है उसके बारे में, जो जनरली मुख्यमंत्री के बारे में अगर ये डिबेट चल रही है कि उसका फ्यूचर है कि नहीं है, तो ये जो इस तरीके की भाषा है, ये एक औपचारिकता होती है और कहा जाता है बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमने कितने देखे हैं कि वहां के उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और 3 रोज बाद बदल दिए जाते हैं। तो ये, और उन्होंने तो ये भी स्पष्ट कर दिया कि कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। तो फिर ये लिफाफा देने का के पीछे क्या है, ये वाकई में किसी के समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जैसा आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि एक पार्टी का वरिष्ठ नेता जो कि स्टेट का इंचार्ज है,
वो आकर के बद लिफाफे में क्या करता है और क्या गुफ्तगू करता है तो गवर्नर के साथ ही बड़े अजीब अजीब सी कुछ बात है, और उसके बाद स्पीकर से मिलना। तो इससे लगता है कि बात जो ऊपर से कही जा रही है और जो अंदर चल रहा है उसमें शर्तिया कुछ फर्क है। इससे पहले भी आपने देखा था कि बीएल संतोष ने बड़ा अच्छा सा ट्वीट किया था योगी आदित्यनाथ के बारे में तारीफ करने का। भाई तारीफ करना जो है वो एक औपचारिकता है, वो थोड़ी ना बताएंगे कि हम वहां पे क्या क्या असलियत में क्या चल रहा है। ये जो बड़ी अजीब सी बात है कि जो पार्टी के इंचार्ज हैं, दिल्ली के वरिष्ठ नेता हैं, वो राधा मोहन सिंह आकर के और एक लिफाफा पकड़ाते हैं। अब जाहिर है लिफाफे में ये तो नहीं लिखा होगा कि साहब बड़ा अच्छा काम किया है, एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि साहब बड़ी प्रसन्न है केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से, उसके लिए तो लिफाफा देने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है कि अंदर क्या पक रहा है और जो ऊपर से कहा जा रहा है दोनों में काफी अंतर होगा। और ये मान के चलना कि ये जो नेता आकर के ऊपर से कहते हैं और मीडिया के सामने कहते हैं वो ही सत्य है, ये तो बड़ी नादानी होगी हमारी। अगर अच्छा, मैं एक काउंटर सवाल के बाद उसके बाद विजय जी और अशोक जी के पास, तो क्या लगता है क्या होगा? देखिए बीते 15 दिनों में हर तरह के कयास लगा लिए गए कि योगी जा सकते हैं, योगी रह सकते हैं, योगी बीजेपी की मजबूरी है, बीजेपी योगी को नहीं हटाएगी, मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होगा, अरविंद शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, गृह दिया जा सकता है, योगी तैयार नहीं है, उनको मनाने की कोशिश हो रही है, रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। ये सारी थ्योरी पिछले 15 दिनों में कई तरह से कई शक्लों में इस पर बात हो चुकी। आज बात आ गई लिफाफे की, तो क्या हो सकता है, क्या लगता है? देखिए बात अल्टीमेटली जो झगड़ा था वो अरविंद शर्मा को देख के था। सारे जो है वो एक मोहरा थे, हैं अभी भी, और प्रधानमंत्री की ख्वाहिश थी कि उन्हें बना दिया जाए डिप्टी सीएम। योगी ये सबको मालूम है कि बिल्कुल उन्होंने फ्लैट नो कर दिया। सबसे इससे पहले भी आनंदीबेन पटेल से जब मिलने गए थे तो हमारी जानकारी में यही कहा, उनसे कहा गया था कि इनको कह दें कि उनको इंडक्ट करना है। तो योगी ने सरासर नो कर दिया, क्योंकि योगी को लगा कि नहीं मेरे ऊपर ये अंकुश लगाया जा रहा है। और आज की डेट तक कोशिश ये थी, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है वो मोदी को मना कर देंगे। और आज की डेट में अगर ठनी है तो मोदी और योगी के बीच में है। और अगर योगी, देखिए जरूरी नहीं कि हटाए जाएं, लेकिन अगर उनके पर भी कतर दिए जाते हैं तो वो काम बराबर है। क्योंकि और ये इससे साफ हो जाएगा, अगर अरविंद शर्मा को कोई भी सूरत में कुछ बनाया जाता है तो उनको कोई वहां से जिस पोजीशन से वो आए थे तो वो झुंझुना पकड़ने तो नहीं आए थे एमएलसी का, उससे तो कहीं बेटे बड़ी पोस्ट ले सकते थे। तो वो अगर उनको दिया जाता है तो जिसका मतलब है कि योगी जो हैं वो अपनी हार मान गए। और अगर नहीं दिया जाता है तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पावर पे, कि आज वो नरेंद्र मोदी अब नहीं रहे कि एक चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो उनको फ्लैट नो कर देता है। तो बात इसकी है सिर्फ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। बाकी तो बातें जो हैं वो कही जाएंगी और बोली जाएंगी, औपचारिकता निभाई जाएंगी। चलिए जरा विजय जी को शामिल करते हैं, उसके बाद अशोक जी। विजय जी, मेरी क्यूरियोसिटी यही है कि पार्टी की तरफ से प्रभारी राधा मोहन सिंह राज्यपाल से मिलकर अगर लिफाफा देते हैं तो लिफाफा में क्या हो सकता है, और ऐसा क्या हुआ कि राज्यपाल और स्पीकर से पार्टी के प्रभारी मिल रहे हैं, बीजेपी के यूपी प्रभारी? कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, और वो भी जब इतनी तनातनी की खबरें और इस तरह की बातें लगातार 2 सप्ताह से हैं। शरद जी ने बहुत साफ बात कही है कि जो कहा जाता है राजनीति में कम से कम वही सच हो ऐसा नहीं है। और अक्सर जो भी प्रभारी होते हैं वो अपने मुख्यमंत्री की तारीफ ही करते हैं, भले ही उनको अगले दिन जाना है, विदाई होनी है या नहीं होनी है। और लिफाफे का जहां तक आपने जिक्र किया, मुझे जानकारी नहीं है कि राज्यपाल को लिफाफा दिया, लेकिन लिफाफे का मजमून तो आप जैसे लोग बहुत अनुभवी हैं इसके मामले में, वो ज्यादा आसानी से भाप लेते हैं। मेरा तो इसमें ज्यादा अनुभव नहीं है कि उसमें लिफाफे का मजमून क्या रहा होगा। अब देखिए ऐसे आप बोलेंगे तो बहुत ट्रोल कहेंगे विजय जी ने किस लिफाफे की बात की जो हम भाप लेते हैं। मैं समझ लेंगे मुझे कुछ लिफाफा मिलता है। लिफाफे का बड़ा कई बहुत बड़े बड़े टेढ़े माने हो सकते हैं। जी, मैं कह रहा हूँ कि हमें इस सब में पूरी बात समझना कुल मिलाकर यह है कि योगी का व्यक्तित्व को समझने की जरूरत है कि योगी को
जो सवाल हो रहा है हटाना नहीं हटाना, ये सब चर्चा बहुत हो गई। हटाया भी जाए तो कोई ऐसा नहीं है। बीजेपी अभी जो आकलन कर रही है कि क्या योगी को हटाने से ज्यादा नुकसान होगा या योगी को रखने से ज्यादा नुकसान होगा 2022 के चुनावों में, फरवरी के चुनाव। पहली बात। दूसरी बात, अभी पिछले मतलब बड़ी बात है कि केंद्रीय नेतृत्व और क्षत्रपों के बीच की यदि ताकत को देखें हम लोग, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर नेता माने जाते हैं, अमित शाह बड़े चाणक्य माने जाते हैं, जेपी नड्डा साहब हैं। योगी आदित्यनाथ को देखिए, वसुंधरा राजे को देखिए। वसुंधरा राजे तो आज चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ केंद्रीय नेतृत्व कोई कार्रवाई उनकी मंजूरी के बिना नहीं कर पाया। शिवराज सिंह चौहान, उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने के लेकर बहुत चर्चा हुई थी कि उनको नहीं बनाएंगे, लेकिन बनाया गया। तो पहला सवाल है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व अपने जो क्षत्रप हैं पार्टी के, उनके साथ या तो सामंजस्य नहीं बैठा पा रहा या उनको दबाने की स्थिति में नहीं है, उन पर अपना आदेश बनाने की स्थिति में नहीं है। पिछले 15 दिन में आपने देखा है कि दत्तात्रेय हाउस वाले संघ के सर कार्यवाह हैं। नंबर 1 है वो, नंबर 2 जिसे कहते हैं वो नंबर 1 है, एक्चुअली सीईओ हैं। और दत्तात्रेय का उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से बहुत क्लोजली रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ 2 दिन में उनसे मुलाकात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह को मैं शायद सम्मान कर रहा हूं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है इस पूरे प्रकरण में, ठीक है। वो मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री के आवास में मिलते हैं। अभी 8 दिन से पॉलिटिकल चर्चा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली नहीं आते हैं। उन्हें बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया, नहीं तो कोई मुख्यमंत्री आकर अपनी सफाई देगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये ऐसे सारे मुद्दे हैं जो उनके, अब इस पर बैकग्राउंड पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि बीजेपी के रास्ते पर योगी कभी नहीं चले, चाहे वो 99 की बात रही हो, 2006 की बात रही हो, 2010 की बात रही हो, 2017 की बात रही हो, 2002 में शिव कुमार शुक्ला को टिकट देने के बाद राधा मोहन अग्रवाल को जिताने की बात रही हो। तो मोदी और अमित शाह या जेपी नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्या योगी को आगे सरेंडर कर रहा है, ऐसी स्थिति आ गई है। योगी हटा भी दिए जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और अरविंद शर्मा अब बन भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कितने दिन हो गए शरद जी जानते हैं, 3 महीने से वाराणसी बैठा रखा है। तो प्रधानमंत्री यदि किसी व्यक्ति को भेजते हैं तो वाराणसी, ये कहना ठीक लगता है फेस सेविंग के लिए कि वो वाराणसी में प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र देख रहे हैं। तो सवाल ये है ना विजय जी, फिर जी। सवाल ये है विजय जी कि क्या मोदी योगी के सामने इतने मजबूर और कमजोर हो गए कि अपने खासम खास अरविंद शर्मा को, जो योगी मोदी के साथ 20 साल तक काम करते रहे बतौर IAS अधिकारी, गुजरात से लेकर दिल्ली PMO तक, और वो MLC बनते हैं, नौकरी पहले छोड़ते हैं प्री रिटायरमेंट, और उसके बाद वो वहां कोविड मैनेजमेंट देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर भेज रहे हैं, और 4 महीने से मंत्री उनको नहीं बनवा पा रहे। तो क्या योगी इतने ताकतवर हो गए कि मोदी उनसे अपनी बात नहीं मनवा पा रहे हैं और मोदी को बैकफुट होकर कोई रास्ता खोजना पड़ रहा है, और ये दत्तात्रेय होश बोले और ये सब मध्यस्थता कर रहे हैं, या आनंदीबेन या जो लोग भी हैं? सर मायने तो आप समझ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको घटनाक्रम का जिक्र किया कि किस किस तरह के घटनाक्रम हुए हैं जो अपने आप में सब चीजों का खुलासा कर रहे थे परत दर परत की क्या हो रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप 2017 भी देखिए ना, 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हो गए, जिस आदमी को फर्स्ट फेज में स्टार कैंपेनर नहीं बनाया गया, वो आखिरी फेज तक आते आते मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो गया और मुख्यमंत्री बन गया। और एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार उसका जहाज का इंतजार करते रह गए, इसके लिए कहा गया था कि वो प्रधानमंत्री उनका कर रहे हैं। तो वहां से लेकर आज तक वही सब कुछ चलता रहा है, और इतने तमाम बातों के बाद आज कहना पड़ रहा है पार्टी को कि कोरोना मैनेजमेंट में यदि सरकार अच्छी है तो फिर ये एक्सरसाइज किस बात की हो रही है। कोई नाराजगी नहीं है। यदि 1/3 से ज्यादा, करीब करीब 100 विधायकों से ज्यादा लोग नाराज हैं और सरकार, पार्टी कह रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम तो मानते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर ये इतनी सब क्यों परेशान हो रहे हैं? जेपी नड्डा, आप सोचिए ना कि कोई मुख्यमंत्री के खिलाफ सारी एक्सरसाइज चल रही है और वो मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठा हुआ आराम से। सही बात है, यही सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल पर आप लोग बहस कई दिनों से कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी, चैनल पर भी। अशोक वानखेड़े, लिफाफा हम लोग कयास अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कब होता है? देखिए, अगर किसी पार्टी की सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, दूसरी पार्टी के नेता राज्यपाल से जाते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं, या शिकायत करते हैं, या कहते हैं अल्पमत में नहीं है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे बुलाओ, ये सारी स्थितियों में मुलाकात होती है और कुछ लिफाफे दिए जाते हैं, या इस तरह की मुलाकात स्पीकर राज्यपाल से होती है। जिस पार्टी की सरकार हो,
उसी पार्टी का प्रभारी राज्यपाल और स्पीकर से एक दिन में 4 घंटे के अंतराल पर मिल रहा है, तो इसकी क्या वजह लगती है? देखिए अजीत जी, यदि वो लिफाफा जो आप कह रहे हैं और जिस लिफाफे पे बहुत चर्चा हो रही है, मैं भी वेबसाइट और ये सब जगह देख रहा हूँ। हाँ। यदि वाकई वो लिफाफा दिया गया हो गवर्नर को, लिफाफा देना, क्योंकि गवर्नर भी बीजेपी की एक कद्दावर नेता है, उनको हिंट देना भी काफी है, लेकिन लिफाफा देना मतलब कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। दूसरी तरफ स्पीकर से भी बात हो रही है। यदि ये दोनों बातें सही है तो फिर योगी जी को सैक करने वाली बात है कि योगी जी को निकाल के फेंक देना है। इसलिए गवर्नर और स्पीकर को दोनों को कॉन्फ्रेंस में लेना है। विजय जी ने अभी वसुंधरा से लेके तमाम लोगों की बात की। प्रॉब्लम यह है कि वसुंधरा का वजूद, उसके साथ विधायक और उसका जनता में जो उसको समर्थन है वो है। येदियुरप्पा का भी विधायक और समर्थन है। कुछ हद तक आप शिवराज सिंह चौहान के साथ भी ऐसा कह सकते हैं। लेकिन योगी जी के अपने लोगों को भी टिकट नहीं दिलवा पाए थे 2017 में। वो इंडिपेंडेंट, उन्होंने वो अलग चुनाव के फॉर्म भरे थे, बाद में विड्रॉ करवा दिए। योगी तो कभी रेस में थे ही नहीं मुख्यमंत्री पद के। और योगी एक सीनियर सांसद होते हुए भी मोदी जी ने कभी उनको मंत्री बनाने के लायक भी नहीं समझा। मोदी जी की और योगी जी के इक्वेशन पहले से ही खराब थे। लेकिन जब योगी जी जिस दिन मुख्यमंत्री की शपथ ली, उस दिन से यह संघर्ष शुरू हुआ। कई मायने में कभी अधिकारी भेजे गए, कभी अधिकारी विड्रॉ किए गए, अखबारों का खबर लगातार मीडिया में एक क्या योगी के खिलाफ छपता था, फिर योगी ने अपने यहाँ सब जुगाड़ करके फिर अपने उत्तर प्रदेश के अखबार वालों को सेट किया। यह तमाम चलता रहा। जैसा कि शरद जी ने कहा कि वो AK शर्मा आराम से बैठे थे, रिटायर भी नहीं हुए, उनको VRS लेके तुरंत MLC बनवाना, इसका मतलब तभी उनको मंत्री बनना तय था। लेकिन तब से योगी टाल रहे थे। और योगी पे एक्शन इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव थे, जिसमें बंगाल बहुत अहम था। और बंगाल में आपकी पूरी जो रणनीति थी वो हिंदू मुस्लिम की थी। ऐसे में इस भगवे को निकालना आपको लगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन बंगाल के नतीजों ने बता दिया कि आपका हिंदू मुसलमान का कार्ड तो वहां चला नहीं। और योगी का भी जहां जहां योगी गए वहां भी कोई ऐसी खास सफलता नहीं हुई। वो तो प्रधानमंत्री भी गए वहां सफलता नहीं। तो अब योगी को निकालना है, इसलिए योगी पे आरोप लग रहे हैं कि योगी फेल हुए। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, योगी और मोदी को यदि आप इक्वेट करें दोनों को, तो इस कोविड के दूसरी लहर में दोनों की भी घनघोर रूप से फेल हो गए। फेल तो केंद्र ज्यादा हुआ, क्योंकि कोविड का जो भी प्रोटोकॉल है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आता है, वो तो सारा केंद्र करता है। ऑक्सीजन केंद्र करेगा, दवाइयां केंद्र करेगा, टीके केंद्र भेजेगा। बाकी एक लॉकडाउन पहले केंद्र करता था, इस बार सिर्फ आपके मत्थे पे छोड़ दिया है। हाँ, लेकिन तो सवाल ये नहीं है। तो दोनों आपको योगी को निकालना है, निकालने के लिए आपको कोई ना कोई कारण चाहिए। और योगी के साथ डिसएडवांटेज ये है कि योगी के साथ MLAs नहीं है। यदि योगी के साथ MLAs होते तो आज ये लिफाफा देने वाली बात और स्पीकर को मिलने वाली बात हो ही नहीं सकती। और यदि लिफाफा दिया है स्पीकर को, और अशोक एक छोटा सा सवाल, उसके बाद फिर शरद जी और विजय जी के पास, क्या बीजेपी, मोदी और शाह और संघ भी ये एफोर्ट आज कर सकते हैं कि चुनाव 10 महीने बाद है, मार्च अप्रैल में, और उससे पहले योगी को हटा दें? ये कर सकते हैं एफोर्ट ये, और उसके बाद हटा दें तो फिर चेहरा कौन? केशव मौर्य? विकल्प क्या है सामने? क्या ये एफोर्ड कर सकते हैं? और क्या उस हद तक ये नाराजगी गई है? इसी पर अनुमान इतने दिनों से चल रहा है। AK शर्मा का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा है कि वो चुनाव जितवाने के लिए कोई रणनीति करते थे। वो एसमैन है नरेंद्र मोदी के, बस इतनी उनकी क्वालिटी। मैंने गुजरात में तमाम उनके रिकॉर्ड्स ढूंढे हैं, ऐसा कोई उन्होंने तीर नहीं मारा गुजरात। लेकिन सवाल ये है कि इतना गंदगी हो चुकी है अभी उत्तर प्रदेश में कि आप AK को लाइए या अमित शाह को अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर बना के भेजिए। अब यह पार्टी का जीतना तय नहीं है, पार्टी का हारना तय है। यदि आप योगी को निकालते हैं तो नरेंद्र मोदी का फेस रह जाएगा कि चलो नरेंद्र मोदी के सामने योगी टिक नहीं पाए। और यदि को योगी को निकाल देते हैं या नहीं निकाल पाते तो नरेंद्र मोदी का ब्रांड और शेकी हो जाएगा, जो बिहार के बाद बंगाल और बंगाल के बाद अब ये कोविड-2 में जितना उस ब्रांड को धक्का लगा है, जितना ब्रांड नीचे डिटोरिएट हुआ है, वो और डिटोरिएट होगा। योगी का क्या जाना है? योगी को आपने वैसे भी पीले चावल लेके तो नहीं आया था, आपने बुलाया था, मुख्यमंत्री बनाया। कल योगी अपना मुक्ति वाहिनी लेके उत्तर प्रदेश में घूमता रहेगा।
जो मुलायम सिंह के झगड़े, परिवार में झगड़े आपने एडवांटेज उठाया, इस बार आपके झगड़ों में कोई और एडवांटेज उठाएगा। तोल मोल ये हो रहा है। इतना आसान है क्या? देखिए विजय जी, पहले आप ही के पास, उसके बाद शरद जी के पास। जो कह रहे हैं अशोक जी, उनकी जो भी व्याख्या है, विश्लेषण आपने सुना, लेकिन सवाल यही है, आप इतना करीब से जानते हैं, आपने संघ पर भी किताब लिखी, आपने योगी पर भी किताब लिखी, दोनों किताब अभी मेरे बगल में रखी है, मैं उसके पन्ने पलट भी रहा था। बहुत दिलचस्प जो योगी का पूरा इतिहास है, और योगी का जो तरीका है, एक जिद्दी, कई बार कहें बहुत हद तक अहंकारी भी, गुरूर भी, अपने फैसले पर टिके रहना, लोग नाराज हो तो हो जाएं। वैसे ही मोदी के बारे में भी छवि है कि अपने फैसले पर टिके रहना, अमित शाह के अलावा उन्हें जल्दी कोई मना नहीं सकता। तो क्या ये दो ऐसी शख्सियतों का टकराव हो गया जिसका अंदेशा मोदी ने 2017 में नहीं किया होगा, और 4 साल बाद, 4.5 सवा 4 साल बाद ये हो गया, और अब मतलब फैसले की घड़ी आ गई? देखिए, दोनों शख्सियत यदि हट के तौर पर देखें तो करीब करीब बराबर है, मोदी जी भी और योगी जी। लेकिन मोदी योगी से मुकाबले में किसी भी हाल में बहुत बड़े लीडर हैं आज की तारीख में। दूसरी बात जो मोदी के लिए मैं सबसे पॉजिटिव बात मानता हूं कि उन्होंने अपने आप को काफी चेंज किया है। आज वो जब 2007 में, 2004 में, 2002 से गुजरात से हिंदू हृदय सम्राट बनकर निकल रहे, और 2014 में भी हिंदू हृदय सम्राट थे, तो आज वो हिंदू हृदय सम्राट से अपने आप को डेवलपमेंट पर, इंटरनेशनल इमेज के साथ जोड़कर आगे बढ़ गए हैं। योगी वो नहीं कर पाए हैं और वो नहीं कर पाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि वो एक दूसरे ट्रैक पर चलने वाले चीफ मिनिस्टर हैं। मुद्दा यह है कि 2017 में भी मोदी नहीं चाहते थे, तब भी वो चीफ मिनिस्टर बन गए संघ के चाहने पर। कृष्ण गोपाल जी ने बात की, कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि इस पर योगी जी को लाना चाहिए, हिंदुत्व के चेहरे को लाना चाहिए। उन्होंने भैया जी जोशी से बात की, भैया जी जोशी ने मोहन भागवत सरसंघचालक से बात की। सरसंघचालक और संघ की तरफ से अमित शाह जो उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे, उनको ये मैसेज दिया गया कि संघ की राय यह है कि योगी आदित्यनाथ को लाना चाहिए, बाकी आप फैसला करें। ठीक है। अब आज भी यदि योगी बचे हुए हैं तो उन दोनों में, मोदी और योगी के टकराव के बीच में संघ की भूमिका है। संघ क्या तय करता है? क्या वो अब भी समझता है कि योगी आदित्यनाथ को रहना चाहिए 2022 के चुनावों के लिए, या फिर वो समझता है कि जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों ही व्यक्ति विशेष के साथ नहीं चलना चाहती। लेकिन इसमें एक डेवलपमेंट और बहुत छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण है पॉलिटिकल, कि कल योगी जी का जन्मदिन था 5 जून को। ठीक है। और पहला मौका था कि जब प्रधानमंत्री जी और जो हमारे गृह मंत्री हैं उनकी तरफ से उन्हें बधाई की, जो ट्वीट पर जो होता है सोशल मीडिया पर, वो बधाई नहीं दी गई। हो सकता है क्या कारण रहे नहीं रहे, लेकिन मैं एक जानकारी के तौर पर दे रहा हूँ, इसको भी मैसेज के तौर पर। जेपी नड्डा ने भी नहीं, जेपी नड्डा साहब ने भी नहीं दी, तो वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा, वो मैसेज के तौर पर भी आप देख सकते हैं। तो ये टकराव में अब मुझे लगता है कि केवल संघ की भूमिका महत्वपूर्ण है। संघ की बैठक चल रही है, मोहन भागवत और दत्तात्रेय और भैया जी जोशी सब लोग बैठ रहे हैं। हालांकि वो केवल उत्तर प्रदेश पर चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि ये उनकी जुलाई बैठक है जो जून में हो रही है, जिसमें संघ के सारे साल भर के एजेंडा पर काम हो रहा है। लेकिन अच्छा, चलिए विजय जी फिर रोक रहा हूं। विजय जी मैं फिर रोक रहा हूँ शरद जी आपके पास आने से पहले। कोर इशू क्या सिर्फ अरविंद शर्मा हो जाएगा? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 4 साल बाद अरविंद शर्मा इतना बड़ा मुद्दा हो जाएंगे कि उनको कोई डिप्टी सीएम मोदी बनाना चाहते हैं, या उन्हें कार्मिक या गृह मंत्रालय देना चाहते हैं, या योगी के आसपास उन्हें बिठाकर अपने ढंग से कुछ सरकार में फैसले करवाना चाहते हैं, तो अरविंद शर्मा इतने अहम हो गए कि योगी और मोदी के टकराव की वजह हो जाएंगे, या और कुछ वजह है? तो हम यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं। एक शरद जी आ रहा हूँ, जरा छोटा सा जवाब विजय जी से लेके तुरंत आ रहा हूँ। हाँ विजय जी। ओके जी। मोदी और शाह के बीच में टकराव का कारण अरविंद शर्मा हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल, ये पूरा जो एक्सरसाइज हो रही है ये अरविंद शर्मा की वजह से नहीं हो रही। ये पूरी एक्सरसाइज चुनाव को लेकर और कोविड के बाद जो सरकार का मैनेजमेंट रहा, फेल हुआ, पास हुआ, जो भी हुआ, उसको लेकर है कि क्या इस सब के बाद हम 2022 में फरवरी में चुनाव होने हैं, 8 महीने बचे, फरवरी में चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है? ये बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अरविंद शर्मा नहीं है। तो टकराव का कारण दोनों नेताओं के बीच में हो सकते हैं, लेकिन बदलाव का कारण नहीं हो सकते। पहली बात समझने की जरूरत है। तो 2022 में क्या भारतीय जनता पार्टी योगी के नेतृत्व में जीत सकती है? और संघ को यह तय करना है कि 2022 से 2024 तक पहुंचने के लिए योगी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी। 2022 से 2024 तक, 2022 तो है ही,
लेकिन 2024 का जो उनका लक्ष्य है, या जो जिसे शरद जी और आप जैसे विद्वान लोग हिंदू राष्ट्र का जो स्वप्न है उसकी जो चर्चा करते हैं, उसमें योगी की भूमिका कितनी हो सकती है, ये चर्चा हो रही है। अरविंद शर्मा उनको हटाने के लिए, उनको रखने के लिए मुद्दा नहीं हो सकते, इतना मैं समझता हूँ। चलिए शरद जी, वही सवाल कि ये जो पिछले 15 दिनों से जो बात हो रही है उस झगड़े की वजह, उसमें बार बार जितनी खबरें मैं देखता हूं वेबसाइट पर, अखबार में, या जो भी डिस्कशन डिबेट में अरविंद शर्मा नाम आते हैं, और एक योगी सरकार की नाकामियों की बात होती है, खास करके कोविड के बीते 2 महीनों में। लेकिन कोर इशू क्या लगता है कि ये स्थिति आ गई कि जन्मदिन पर शुभकामनाएं न देना। हालांकि उसमें मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं, कल मैंने वीडियो बनाया था, 5 साल का मैंने योगी और मोदी और अमित शाह और नड्डा का ट्वीट खंगाला। 5 साल इन्होंने शुभकामना सुबह 10 बजे, 8 बजे, 7 बजे दी, इस बार नहीं दी। फिर ये भी खोजा कि कोविड की वजह है क्या, तो नड्डा और अमित शाह ने थावरचंद गहलोत को शुभकामना दी और मोदी ने भी मार्च के आखिरी में उत्तराखंड के सीएम को दी। तो सिर्फ ये वजह नहीं है, इसका मतलब कुछ संकेत दिया। लेकिन कोर इशू क्या लगता है कि आज स्थिति ऐसी है कि पार्टी तो राहुल गांधी जी को भी बधाई दी थी जन्मदिन से मिल रहा है। देखिए अजीत, मेरा तो मानना यह है कि जो विजय जो कह रहे हैं कि वो सारा इशू कोरोना है और ये है, ये तो ऑफिशियली कहा ही जा रहा है। लेकिन क्या इसको मान ले हम जानते हैं कि अरविंद शर्मा कुछ नहीं है, लेकिन अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री के नुमाइंदे हैं। वो प्रधानमंत्री का हट है कि अरविंद शर्मा की कोई हैसियत नहीं है। अरविंद शर्मा को तो कोई जानता भी नहीं था। अगर ये सीधे उसको इंडक्ट कर देते, कुछ भी बना देते शुरू में, तो अरविंद शर्मा इतना बड़ा इशू ही नहीं बनते। उनको इतना बड़ा इशू बनाया योगी आदित्यनाथ ने। प्रधानमंत्री ने तो ये सोचा ही नहीं होगा कि उनके, अगर वो भेज रहे हैं किसी आदमी को, और ये तो अगर हम ये मान के चले कि एक आईएएस ऑफिसर जो नरेंद्र मोदी के साथ 21 साल से है, उनकी नाक का बाल है और सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोजीशन पे है और उसके पौने 2 साल रिटायरमेंट के बाकी है, वो एमएलसी बनने तो नहीं आएगा किसी प्रदेश में। नरेंद्र मोदी चाहते तो उसको कहीं एमएलसी से बड़ी पोजीशन दे सकते थे। तो ये मेरा ख्याल सारे जर्नलिस्ट हो, नेता हो, सब ये बड़ी इजीली समझ सकते हैं कि इस लेवल का आदमी महज एमएलसी बनने के लिए नहीं भेजा गया, और ना वो आया। इशू वो नहीं रह गया, इशू खाली ये रह गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर डिजायर्स एंड चीफ मिनिस्टर रिफ्यूजेस, इशू ये है। इशू क्यों नहीं है होगा ये? भाई आप ये बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर हो गए हैं कि एक चीफ मिनिस्टर उनको मना कर देगा? और दूसरा, ये बहुत ज्यादा ओवर रेटिंग है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं इतने बड़े हिंदू आइकन हैं कि वो नरेंद्र मोदी से बड़े हो गए। खाली भगवा पहन लेने से क्या हिंदू आइकन बन जाते हैं? हाँ, विजिबली लगते हैं, क्योंकि भगवा बहुत से लोग पहनते हैं। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी ने जो, जहां तक हिंदू राष्ट्र की बात है और आरएसएस का सपना है, जो कोर इश्यूज थे उनको किसने पूरा किया? योगी आदित्यनाथ ने किया। मंदिर किसने बनाया? योगी आदित्यनाथ ने। नरेंद्र मोदी ने कराया। किससे आप पूछिए, कोई सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लेता है। आर्टिकल 370 किसने कराया? योगी आदित्यनाथ ने कराया, मोदी ने कराया। ट्रिपल तलाक का किसने कराया? योगी बोलते बहुत हैं और योगी आदित्यनाथ पब्लिसिटी अपनी बहुत कराते हैं, बहुत से स्टेट्स में गए हैं, लेकिन अभी अशोक वांगटे जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि स्टार कैंपेनर बनना अलग चीज है, लेकिन आप कितना कंट्रीब्यूट कर पाए? अच्छा, आप अपने आप को कुछ भी कहते रहिए। एक छोटा सा सवाल, उसके बाद फिर अशोक के पास आऊंगा, कि क्या योगी, चूंकि सब हम लोग कयास की बात कर रहे हैं, अनुमान की बात कर रहे हैं, और अनुमान ही 2 हफ्ते से लगाए जा रहे हैं, क्या योगी मोदी से टकराने की हद तक जाकर, चाहे अरविंद शर्मा को डिप्टी सीएम बनाने की बात हो या गृह मंत्रालय देने की बात हो या और जो भी प्रधानमंत्री उत्साह चाहते हैं, टकराने की हद तक जाकर कुर्सी छोड़ सकते हैं क्या? और उसके बाद चुनाव के पहले अपना रास्ता अलग कर सकते हैं क्या? इस हद तक जा सकते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ का जो नेचर है वो उसमें जा सकते हैं। उनका, देखिए, वो रूटीन पॉलिटिशियन नहीं है। याद रखिए, ना तो वो आरएसएस के हैं ना वो बीजेपी के हैं, दोनों में उनके कोई रूट्स नहीं है ये। और क्योंकि मठाधीश रहे हैं, मठाधीशों को आदत होती है सिर्फ हाँ सुनने की, उनका दोष नहीं है। 25 साल से मठाधीशी कर रहे हैं, तो उनके नेचर में आ गया कि मुझे मना किया जब मैंने कह दिया। उनके सामने लोग सब
नतमस्तक होते हैं अगर वो दिन को रात महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं। बड़ा दिलचस्प है कि उनको बड़ा वो पसंद नहीं है। ट्विटर है उसमें भी लिखा जाता है महाराज जी ने आज ये कहा, महाराज जी ने आज बिल्कुल बिल्कुल ऑफिसर, तो महाराज जी और महंत जी से निकल नहीं पा रहे, शायद ये भी टकराव की वजह है। उन्हें वो पत्रकार भी पसंद नहीं है जो लोग महाराज जी उनको नहीं बोलते हैं। अशोक जी कोई बात बुरी लगती क्या बीच में? आप कैमरा घुमा के थोड़ा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होने की कोशिश करो। किसी का कॉल आया, इसमें एक बात जोड़ रहा हूँ कि मैं ये कह रहा था कि मोदी और योगी के टकराव का कारण अरविंद शर्मा हो सकते हैं, लेकिन उनको हटाने का कारण सिर्फ अरविंद शर्मा नहीं हो सकते। और मोदी और योगी में मैंने पहले ही कहा कि मोदी के मुकाबले में योगी बड़े लीडर है ही नहीं, इसमें कोई बहस नहीं है। और हिंदुत्व पर ये पार्टी और संघ समझता है कि उनका जो विचारधारा है वो हिंदुत्व है। आपने एक बड़े हिंदू सम्राट देखे हैं जो शरद जी के बहुत मित्र रहे, लालकृष्ण आडवाणी, उनसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट नहीं हुआ 1990 और 91 में जो कुछ हुआ। और उनका क्या किया मोदी जी ने? हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो और फिर नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट हुए, और फिर योगी आदित्यनाथ। तो इसलिए हिंदू हृदय सम्राट संघ को समझ में आता है कि वो है, उनकी जो आइडियोलॉजी है ना वो है, वो जिनको तय करेंगे वो हिंदू हृदय सम्राट बनेगा। एक चीज में और मोदी और योगी में लीडरशिप में मोदी के मुकाबले योगी का कंपैरिजन भी कोई बहुत मायने वाली बात नहीं। एक चीज में और बता दूं, एक छोटी सी बात एक बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि योगी इस तरीके का, क्योंकि उनका नेचर है, वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मिस एडवेंचर वो शायद ना करते अगर वो थोड़ा सा पीछे देख लेते इतिहास में। कल्याण सिंह किसी भी दिन एनी डे योगी से कहीं बड़े लीडर थे उस जमाने में, बहुत बड़े लीडर थे। उनका स्टेटस था वाजपेयी, अडवाणी और नेक्स्ट कल्याण सिंह। और वो आरएसएस के बने हुए थे, आरएसएस द्वारा बने थे, बीजेपी के बड़े नेता थे। और उनके साथ क्या हुआ सबको मालूम। उसके बाद उनको हाथ मिलाना पड़ा मुलायम सिंह यादव से, बाद में फिर हाथ जोड़ के वापस आ रहे पार्टी में, क्योंकि वो नहीं कुछ बिगाड़ पाए। उस जमाने में यही कहा जाता था कि गई बीजेपी, अब कल्याण सिंह ने खत्म कर दी। वही चीज आज योगी आदित्यनाथ के लिए। और याद रखिए, एक पॉइंट पर इतना से और जोड़ूंगा कि उनकी लड़ाई थी अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिटिक्स, उनका नेचर, उनकी सज्जनता, उनमें और नरेंद्र मोदी में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे बताने की, विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। आखिरी सवाल अशोक आपसे कि आज फिर वही, चूंकि बात हम लोग जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें विश्लेषण में रिपीट भी होती है, चूंकि बात वहीं अटकी है 15 दिन से, मीटिंग हो रही है, चाहे BL संतोष जाए, चाहे होसबोले जाए, चाहे राधा मोहन सिंह जाए, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, फीडबैक लेने, सारी कहानियां आ रही हैं। उन कहानियों के बीच अब बात यह है कि अगर तनातनी की नौबत इस मुकाम तक है, हम आकलन नहीं कर सकते, तो क्या आपको भी लगता है कि योगी सत्ता गंवा सकते हैं, बीजेपी से निकल सकते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज करके, चाहे अरविंद शर्मा को रखने का मामला हो या कुछ कैबिनेट में फेरबदल का मामला हो, मोदी और शाह की दुश्मनी और नाराजगी मोल लेने की हद तक चले जाएंगे, कुर्सी चाहे चली जाए? ये लगता है आपको? हाँ, मुझे लगता है वो इतने जिद्दी है कि वो चले जाएंगे। दूसरी बात, कोई आदमी यदि लॉबिंग करके और अपना CM बनने का पूरा एक सपना देख के यदि काम करे, जैसा बाकी जितने भी नाम लिए कल्याण सिंह से लेके तमाम, ये मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले दिन से काम कर रहे थे, एक ना दिन मुख्यमंत्री बनना है। इसको तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं था, ये तो मुख्यमंत्री बनाया संघ ने। दूसरी बात है कि AK शर्मा कोई कारण नहीं हो सकते। जैसे चंद्रशेखर की सरकार, दो कांग्रेस ने कहा कि दो तुम्हारे हरियाणा के पुलिस वाले हम पे मुखबिरी कर रहे हैं और सरकार गिर गई। अब वो दो मुखबिरी कर रहे हैं, ये कारण नहीं था, सरकार उनको गिरानी थी। यहाँ योगी आदित्यनाथ को निपटाना ही है किसी भी हालत में मोदी जी को। मोदी जी अपने सामने एक उगता हुआ सितारा नहीं देख सकते। योगी जी वही, आज हम सब कहते कि योगी टक्कर ले रहे हैं केंद्र सरकार से, तो क्या जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो टक्कर नहीं दिया करते थे? मुझे याद है कि राज्यसभा तय होनी थी, वो आए पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में, आए 5 मिनट रुके, एक चिट्ठी दी कि ये लोग हैं मेरे यहाँ से राज्यसभा में, और चले गए। उन्होंने कहा मैं केंद्र के किसी को अकोमोडेट नहीं कर पाऊंगा। वो दादागिरी भी एक मुख्यमंत्री ने दिखाई, और अडवाणी जैसे लोग और अटल जी जैसे लोग हथपथ होते देखते रह गए। तब भी संघ था, तब भी सब कुछ थे। तो मोदी जी को पता है कि उन्होंने क्या किया, मोदी जी को पता है वो प्रधानमंत्री कैसे बने। वो नहीं चाहते कि उन्हीं के रास्ते पे कोई एक और आदमी आगे जाए जो उनको निपटाए। इसलिए पूरी एक्सरसाइज है, कैसा भी करके, चाहे हिंदुत्व की लड़ाई कमजोर पड़े या संघ नीचे आ जाए, आप कहो संघ ने हार मान ली या किसने हार मान ली, उनको किसी भी हालत में योगी उत्तर प्रदेश के चेयर पे नहीं चाहिए।
ये एक उनको तय है, क्योंकि उनको अपने आने वाले समय में कोई प्रतिद्वंदी नहीं चाहिए। ये प्रतिद्वंदियों की लड़ाई है। क्लोजिंग विजय त्रिवेदी, पहली बात आप इनसे सहमत हैं, और दूसरी, किताब में आपने उनका पूरा खाका, उनका जो भी उनकी जीवनी और उनके संघर्ष, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी जिद और उनकी शख्सियत पर लिखा है। क्या आपको लगता है ऐसी शख्सियत कि आज की तारीख में बीजेपी में कोई नेता मोदी की शख्सियत को चुनौती देकर, मोदी से दुश्मनी मोल लेकर और उसके बाद कुर्सी छोड़ दे लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं करे, क्या वो योगी ये कर सकते हैं और उस दिशा में जा सकते हैं अगर ऐसी स्थिति आई तो? देखिए, अरविंद शर्मा को यदि कैबिनेट में शामिल करने को आप कॉम्प्रोमाइज मानते हैं तो मैं उसे नहीं मानता। बाकी योगी आदित्यनाथ कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोगों में से नहीं है, भले ही उन्हें जाना पड़े। पहली बात, मतलब वो इस हद तक जा सकते हैं कि वो अगर जाना पड़ रहा है तो चले जाएं। वो ये मैसेज कभी नहीं देंगे कि वो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। पहली बात। अशोक जी की इस बात से सहमत हूं कि मोदी भी उसी तरह के नेतृत्व हैं जिन्हें कोई ऐसा लीडर नहीं चाहिए जो उन्हें चैलेंज कर सके, और ये तो सीधा सीधा सा चैलेंज हो गया है। जो शरद जी से भी आपने बात की, अशोक जी भी जो बात कर रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप के लिए बड़ा चैलेंज हो गया है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में, दिल्ली की पॉलिटिक्स में और योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स में फर्क है। योगी आदित्यनाथ भले ही कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो कहें ठीक है मैं तो जा रहा हूं, अपना वापस मठ में चला जाऊंगा या जो करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि वो, और ये दूसरी बात समझ लीजिए कि ये पार्टी, जैसे शरद जी ने जिक्र कर दिया, किसी के साथ नहीं जाती भाई साहब। तो कल्याण सिंह के साथ नहीं गई, वो उमा भारती के साथ नहीं गई, वो किसी और के साथ नहीं गई। और मैंने लालकृष्ण आडवाणी को देखा 2005 में जब जिन्ना प्रकरण हो गया तो उनके घर के बाहर एक भी आदमी नहीं था। सही बात। तो इसलिए ये भूल मत कीजिए कि ये पार्टी किसी बड़े लीडर, कोई बड़ा लीडर नहीं है यहाँ पर। प्रमोद जी का घटना का एक जिक्र कर देता हूँ। 2004 में प्रमोद महाजन ने मुझसे कहा, मैंने उनसे सवाल पूछा कि इस पार्टी का बड़ा लीडर कौन है, वाजपेयी या आडवाणी? उन्होंने कहा संघ जिसे चाहे। शरद जी खत्म करने से पहले, अरविंद शर्मा को अगर पीएम बनाना ही चाहते हैं, मान लीजिए गृह मंत्री या कार्मिक देना चाहते हैं या डिप्टी सीएम देना चाहते हैं, तो क्या हर्ज है? बाकी पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार आपकी 5 साल बाद भी अगर जीते तो हो सकता है आप ही मुख्यमंत्री रहे। तो ये जिद की और इसे न मानने की क्या वजह है, अगर ये कहीं डिफरेंसेस की वजह है तो? नहीं, जिद्दी आदमी के लिए वजह की जरूरत नहीं होती है। उसे लगता है कि ईगो का सवाल है कि जब मैंने कह दिया कि नहीं रखना है और ये मेरे ऊपर एक चेक लगाया जा रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? तो बर्दाश्त नहीं है। असली बात ये है, वजह तो लॉजिकल होती है ना, जिद में लॉजिक कहाँ? जिद में लॉजिक कहाँ है? लेकिन वजह जो है देख लीजिए, क्योंकि जब तनातनी होती है तो किसी ऐसे मुद्दे पे होती है जिसके पीछे अगर लॉजिक आप ढूंढिए तो नहीं मिलेगी। वही है। चलिए, और इश्यू इसमें इसे नरेंद्र मोदी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखते हैं कि लिफाफे की बात जो खबर आई है, जो वेबसाइट्स में और चैनल में, अशोक किया, किसी ने बोला आप जो कह रहे हैं, तो मैं पहले कह रहा हूं, मैंने नहीं देखा लिफाफा, मुझे लिफाफे के बारे में कोई जानकारी जो भी मिली है वेबसाइट और चैनल से, अगर लिफाफे की खबर गलत है तो वो सब लोग जिम्मेदार हैं जो सुबह से चला रहे हैं। लेकिन अजीत जी वो विजय जी कह चुके हैं कि लिफाफे की बात आप कभी नहीं बताते। लेकिन अगर लिफाफा दिया गया है तो अपने आप में दिलचस्प है। मुझे याद नहीं आ रहा है कब किसी ऐसी घटना का कि सत्ताधारी दल अपने मुख्यमंत्री से नाराजगी जताते हुए स्पीकर और राज्यपाल के पास कभी नहीं हुआ। मेरी यादगार में नहीं हुआ ना। तो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है ये, और वो नाराजगी और तनातनी के बीच कि वो मुख्यमंत्री से मिले बगैर वहां मिल रहे हैं, मीडिया में बोल रहे हैं, तो अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये तो मान लिया जाए कि ये तनातनी अनप्रेसिडेंटेड है, टूट या ऐसे कगार पर आ गई है जिसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। मान ले हाँ या ना, बस उसके बाद खत्म करूंगा। मान ले बिल्कुल। चलिए, तो इस बातचीत को यही खत्म करते हैं। और मैं बातचीत कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में, चूंकि यूपी में चुनाव है, अगले 8-10 महीने गर्मा गर्मी रहेगी, आप सब लोग यूपी को समझते हैं बारीकी से, इसलिए जब भी मैं आमंत्रित करूंगा वक्त निकालकर आप हमारे दर्शकों के लिए जरूर मिलेंगे। फिलहाल आप सभी का नमस्कार, प्रणाम, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा।